हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांत क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए, कल हमने कंप्यूटर के लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था कि जो नेटवर्क डिवाइस होती है उनके बारे में पढ़ा कि कितने प्रकार की नेटवर्क डिवाइस होती है, उनके यूजेस क्या क्या थे, और साथ ही साथ हमने देखा था कि किस प्रकार की टोपोलॉजी में किस नेटवर्क डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो कल हमने नेटवर्क डिवाइस कंप्लीट कर ली थी। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है इंटरनेट पे। इंटरनेट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो भाई सबसे पहली चीज़ कि इंटरनेट है क्या और इंटरनेट की आवश्यकता हुई भी क्यों, है ना, कि भाई कैसे ज़रूरत पड़ी इंटरनेट की, इंटरनेट एक्चुअल में है क्या। मैं एक चीज़ कहूँगी कि हमने जब छोटे छोटे नेटवर्क बना लिए, जैसे हमने इतनी सारी टोपोलॉजी बनाकर एक नेटवर्क स्थापित कर लिया, तो इन छोटे छोटे नेटवर्क से भी हमने इनको क्या करा, आपस में जोड़ दिया। और इन छोटे नेटवर्कों के आपस में जुड़ने से जो एक बड़ा नेटवर्क का रूप सामने आया, वही आपका क्या है, इंटरनेट है। क्या है भाई? इंटरनेट है। हम कह सकते हैं इंटरनेट के लिए कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक नेटवर्क जो है वो क्या है, इंटरनेट है। इंटरनेट सबके लिए खुला है, मतलब इसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है ना। जैसे हमने इससे पहले की जो क्लासेस हुई वहाँ हमने देखा था कि एक होता है इंट्रानेट और एक होता है एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट किसी कंपनी, संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस या किसी कंपनी के द्वारा अपना स्वयं का बनाया एक नेट होता है, जो या तो वो कंपनी खुद यूज़ कर सकती है या अपने कर्मचारियों को उपलब्ध करवा सकती है। अदरवाइज बाहर का कोई भी क्लाइंट जो है उसका उपयोग नहीं कर सकता। तो वो तो था इंट्रानेट। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एक्स्ट्रा नेट क्या होता है। तो एक्स्ट्रा नेट में क्या होता है कि कंपनी खुद तो उस नेट का यूज़ करती ही है, उसके ग्राहक जो है, उसके कर्मचारी जो है वो भी यूज़ करते हैं, बाहर के ग्राहकों को भी वो नेट उपलब्ध करवाती है, तो वो होता है एक्स्ट्रा नेट। ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की, कि इंटरनेट क्या है, ये सबके लिए है। यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल कोई कंपनी या कोई संगठन जो है इसका यूज़ करेगी और उसके अंदर काम करने वाले कर्मचारी इसका उपयोग नहीं कर सकते, या बाहर के कोई कर्मचारी इसका उपयोग नहीं कर सकते। इंटरनेट सबके लिए है। क्या है भाई? इंटरनेट सबके लिए है। ये विभिन्न प्रकार के जो नेटवर्क होते हैं उनको आपस में जोड़ने तथा ग्लोबल संचार प्रदान करने हेतु किया जाता है। यानी विश्व स्तर पर आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो। दूर बैठे लोगों से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पा रहे हो, किसके माध्यम से भाई? इंटरनेट के माध्यम से, है ना। लोगों की जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो पा रही है। वो किससे के द्वारा पॉसिबल हो पाया? इंटरनेट से। किसके द्वारा? इंटरनेट पे। अब बात करते हैं कि ये जो इंटरनेट है, क्या ये अपने आप में एक पूरा शब्द है? जी नहीं, ये इंटरनेट जो है एक छोटा नाम है। ये खुद जो है दो नामों से मिलकर बना है। इसका पूरा नाम होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो कि इस इंटरनेट की फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेट की फुल फॉर्म होती है इंटर कनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड का नेटवर्क का मतलब कि छोटे छोटे या एक से अधिक नेटवर्कों को आपस में जोड़कर अगर जो एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया है, वही हमारा क्या कहलाएगा? इंटरनेट। ठीक है। तो पहली चीज़ कि इंटरनेट की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरकनेक्टेड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क हो गया। चलिए, अब ये इंटरनेट है क्या भाई? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पब्लिक नेटवर्क है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने तथा ग्लोबल संचार प्रदान करने हेतु किया जाता है। ये तो हमें पता चली गया कि भाई इसका ग्लोबल संचार के लिए भाई हम पूरे विश्व स्तर पर इसका उपयोग कर सकते हैं। हम इसको नेटवर्कों का नेटवर्क भी कह सकते हैं। भाई बहुत सारे नेटवर्क मिल जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक बड़े नेटवर्क का निर्माण होता है। तो हम इसे क्या कहेंगे कि बाकी सभी छोटी नेटवर्कों का क्या है, ये बड़ा नेटवर्क है। तो इसे नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो एक इंपॉर्टेंट इसकी ये हो गई, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क, विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क। क्लियर है ये बात? चलिए, अब आगे देखिए कि आगे अगर मैं बात करूं कि ये जो नेटवर्क है इसके जनक कौन है, ये जो इंटरनेट बना है इसके जनक कौन है। तो इंटरनेट के जनक है विंट सर्फ। कौन है भाई? विंट सर्फ है। ठीक है। ये नेटवर्क जो है, इंटरनेट जो है, इस इंटरनेट की जो भी लाइंस है वो कहाँ बिछाई गई है। सबसे पहले चीज़ तो कि इंटरनेट बेस्ट किस पे है, क्या ये वायर्ड टेक्नोलॉजी पे है या अनवायर्ड टेक्नोलॉजी पे है। तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट जो है ऐसा देखा जाए तो अनवायर्ड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन इस इंटरनेट का कनेक्शन दूर बैठे लोगों तक भी पहुंच सके, पूरे विश्व में इसका जो है कम्युनिकेशन के लिए काम में आ सके, तो इसके लिए जो तार लाइंस बिछाई जाती है वो तार लाइंस बिछाई जाती है समुद्र तल के नीचे।
समुद्र तल के नीचे इंटरनेट की तार लाइन्स बिछाई गई है, उसके पीछे का कारण कि ये जो तार लाइन्स बिछाई गई है उसके लिए यूज़ की जाती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या यूज़ की जाती है भाई? ऑप्टिकल फाइबर्स। अभी जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं इनसे पशु पक्षियों को नुकसान नहीं पहुँचे, बाह्य जीवों को नुकसान नहीं पहुँचे, यहाँ तक कि जो जल में जीव रह रहे हैं उनको भी नुकसान नहीं पहुँचे, इसलिए समुद्र तल के नीचे बिछाई जाती है इस इंटरनेट की लाइनें। ठीक है, तो ये कुछ समझ में आ गया होगा। तो लिखो यहाँ पे कि भाई इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है या इंटरनेट जो है इसके जनक कौन है? इंटरनेट के जनक है, या एक नई स्लाइड लेके अपन लिखेंगे। चलो, इंटरनेट के जनक विंट सर्फ, फादर ऑफ इंटरनेट या इंटरनेट के जनक विंट सर्फ, फादर ऑफ इंटरनेट या इंटरनेट के जनक विंट सर्फ, विंट। चलिए, और आपसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेट भाई क्या है, तो वायर की मदद से इंटरनेट को पूरे विश्व से जोड़ा गया है। ये लिखेंगे हम लाइन इंपॉर्टेंट डाल के कि वायर की मदद से इंटरनेट को पूरे विश्व से जोड़ा गया है। चलिए, अब क्या इंटरनेट एकदम से बन गया? क्या इंटरनेट की शुरुआत एकदम से हो गई? भाई बिल्कुल नहीं हुई इंटरनेट की शुरुआत एकदम से। इंटरनेट की शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो इंटरनेट आया था 1970 में। 1970 में इंटरनेट की शुरुआत हुई है। तो 1970 से पहले भी आपको पता है कि एक नेटवर्क स्थापित किया गया था अमेरिका की डिफेंस के द्वारा, और वो क्या था भाई? आरपानेट था। यानी आरपानेट के बाद में इंटरनेट आया। तो ये इंटरनेट का इतिहास था क्या, कैसे ये इंटरनेट आया? ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ की अगर हम नेटवर्क की बात करें तो सबसे पहला नेटवर्क आया था आरपानेट। क्या आया था भाई? आरपानेट। इस आरपानेट की पहली चीज़ तो कि भाई फुल फॉर्म क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं, काफ़ी एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आए हैं। तो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, चलिए, अब पहली चीज़ की जो आरपानेट है इसका विकास कब हुआ, इसका विकास किया किससे था? तो इसका विकास हुआ था 1969 में। 1969 में अमेरिका की डिफेंस के द्वारा, अमेरिका के सुरक्षा विभाग के द्वारा इसका विकास किया गया। यानी हम कह सकते हैं कि अमेरिका के सुरक्षा विभाग के लिए ये नेटवर्क बनाया था। वहाँ के जो सैनिक थे उन सैनिकों की सूचनाएं जो है गुप्त रह सके, पर सैनिक की सूचनाएं जो है एक दूसरे से ट्रांसफ़र की जा सके, लेकिन वो सूचनाएं क्या रहे? गुप्त रहे। उसके लिए यहाँ पर जो पहला नेटवर्क बनाया गया था वो था आरपानेट। क्या था भाई? आरपानेट। एक चीज़ और याद रखना, ये जो आरपानेट था ये पहला वेन नेटवर्क था। क्या था भाई? पहला वेन नेटवर्क था, वाइल्ड एरिया नेटवर्क था ये पहला। ठीक है, तो आरपानेट हो गया। अब देखो, ये आरपानेट जो था ना, ये किसी प्रोटोकॉल पे काम नहीं कर रहा था। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल होता है रूल या रेगुलेशन। क्या होते हैं भाई? रूल या रेगुलेशन। यानी कि जैसे एक चीज़ समझना कि आज अगर वर्तमान में मैं बात करूं तो आपको जब भी गूगल से कुछ सर्च करना हो आप डायरेक्ट जाके गूगल से सर्च कर लेते हैं, और जो चीज़ आपने सर्च की है डायरेक्ट आप उसी वही चीज़ आपके सामने खुलती है। जैसे मान लो आप किसी वेबसाइट को सर्च कर रहे हो तो फिर उसी वेबसाइट का लिंक आप उसके अंदर डालोगे और उसी वेबसाइट वही वेबसाइट ओपन होगी और उस वेबसाइट से संबंधित सूचनाएं आपके सामने आएगी। अब ऐसे देखा जाए तो हमारे इंटरनेट पे तो बहुत सारी वेबसाइट्स है भाई। पूरे विश्व में इतनी सारे लोग बैठे हैं, इतने लोगों की या इतनी कंपनियों की या इतनी सारी जो भी संस्थान है उन सब की अलग अलग वेबसाइट्स होगी। अब इतनी सारी वेबसाइटों का जब जाल है तो उसमें से सिर्फ वही वेबसाइट आपके सामने क्यों ओपन हो रही है जिसको आपने लिंक डाल के ओपन किया है? तो मतलब ये उसके लिए क्या होते हैं? रूल या रेगुलेशन होते हैं। क्या होते हैं? रूल या रेगुलेशन है कि भाई हमारे इंटरनेट में ये रूल और रेगुलेशन है कि जो चीज़ सर्च की गई है वही जो है यूज़र के सामने प्रदर्शित की जाए, अदरवाइज कोई और चीज़ सामने उसके प्रदर्शित नहीं की जाए। तो ये नियम या कानून ही क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रोटोकॉल। अब जो ये आरपानेट था इसके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं था, ना ही ये इसके कोई रूल्स थे, ना ही इसका कोई रजिस्टर्ड हो रखा था, ये पंजीकरण भी नहीं था। ठीक है, तो ये जो आरपानेट है ना इसको हम पूर्ण नेट भी नहीं कह सकते, ये अपूर्ण नेट था। क्या था ये भाई? अपूर्ण नेट था। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये अपूर्ण नेट है। अगर आपसे पूछा जाए पहला वेन नेटवर्क तो आरपानेट है, लेकिन ये एक प्रकार का अपूर्ण नेटवर्क है। क्या है भाई? अपूर्ण नेटवर्क है। इसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं था, कोई प्रोटोकॉल नहीं था, तो ये एक प्रकार का अपूर्ण नेटवर्क है। और आगे हम बात करेंगे इंटरनेट वाले इस टॉपिक के लास्ट में कि ओएसआई मॉडल पे है ना, तो ओएसआई मॉडल पे भी ये बेस्ट नहीं था, तो इस तरीके से भी ये क्या था? ये अपूर्ण नेटवर्क था। ठीक है, चले आगे। चलिए, अब इसके बाद में
के बाद में क्या हुआ था, एनएसएफ नेट का विकास हुआ। अब एनएसएफ नेट क्या है भाई, नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा, नेशनल साइंस फाउंडेशन के द्वारा एक नेटवर्क बना, एक और नेटवर्क स्थापित किया गया स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा के क्षेत्र में। तो वो नेटवर्क था एनएसएफ नेट। क्या था भाई, एनएसएफ नेट। अब जब एनएसएफ नेट स्टार्ट हुआ, पहली चीज़ तो ये एनएसएफ नेट, इसका आप पूरी फुल फॉर्म लिख लेंगे, नेशनल नेशनल साइंस नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। ठीक है, चलिए एनएसएफ नेट, ये सबसे पहली चीज़ एजुकेशन के क्षेत्र में, जब आपसे पूछा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहला कौन सा नेटवर्क आया था, तो एनएसएफ नेट आया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में विकसित किया गया, एजुकेशन के क्षेत्र में विकसित किया गया। ये एक प्रकार से रूल और रेगुलेशन पे आधारित था, यानी इसका अपना एक प्रोटोकॉल था, इसका अपना एक क्या था भाई, प्रोटोकॉल था, यानी रूल और रेगुलेशंस थे, इसके रूल एंड रेगुलेशंस पे आधारित था, रूल एंड रेगुलेशंस बेस्ड था ये। ठीक है, चलिए दूसरी बात हम कहेंगे कि एक प्रकार से ये रजिस्टर भी था भाई, इसको पंजीकरण कर रखा था। ठीक है, तो ये रजिस्टर नेटवर्क भी था, रजिस्टर्ड नेटवर्क भी था ये। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ कि ये जो नेटवर्क आया, कौन सा, एनएसएफ नेट, ये एक प्रकार से पूर्ण नेटवर्क का काम कर रहा था, ये पूरी तरीके से रूल और रेगुलेशन पे डिपेंड था, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण नेटवर्क। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि आरपानेट भले ही पहला नेटवर्क है हमारा, लेकिन वो अपूर्ण नेटवर्क है, जबकि पूर्ण रूप से नेटवर्क जो है, पहला नेटवर्क कौन सा होगा, एनएसएफ नेट होगा। ठीक है, इस आरपानेट और इस एनएसएफ नेट, इन दोनों को मिलाकर ही विंटसर्फ ने जो है इंटरनेट का आविष्कार किया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ये दो प्रकार के छोटे छोटे नेटवर्क बन गए थे, तो इन दोनों नेटवर्कों को आपस में कनेक्ट करके, ऐसे समझ लो कि आरपानेट से कुछ चीज़ें उठाई गई, नेटसेफ से जो है कुछ जैसे प्रोटोकॉल जैसी चीज़ जो है वो एनएसएफ नेट से ली गई। तो इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों के मिले जुले रूप से, यानी इन दो छोटे छोटे नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क स्थापित किया गया, और वही क्या कहलाया, इंटरनेट कहलाया। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि आरपानेट प्लस एनएसएफ नेट, आरपानेट प्लस एनएसएफ नेट और इंटरनेट की शुरुआत। ठीक है, इंटरनेट की शुरुआत हो गई, कब हो गई भाई, इंटरनेट की शुरुआत हो गई 1970 में। किसके द्वारा की गई भाई, विंटसर्फ के द्वारा, विंटसर्फ के द्वारा, विंटसर्फ के द्वारा। ठीक है, चलिए ये हो गया इंटरनेट कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करें इंटरनेट की, तो इंटरनेट क्या है भाई, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है, यानी नेटवर्कों का भी नेटवर्क है। ये एक प्रोटोकॉल पे बेस्ड है। तो ये कौन से प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, अगर मैं बात करूं इंटरनेट की, तो इंटरनेट के लिए अगर हम बात करें, तो इसका जो प्रोटोकॉल है, इसका जो प्रोटोकॉल है वो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है भाई, टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल, यानी हमारा इंटरनेट जो है टीसीपी वे आईपी प्रोटोकॉल पर बेस्ड है। अब ये टीसीपी प्रोटोकॉल क्या है, यहाँ सिर्फ हम इसकी फुल फॉर्म देखेंगे, बाकी इसका कार्य क्या है वो जब हम प्रोटोकॉल पढ़ेंगे सारे, तब हम इन प्रोटोकॉल्स के बारे में जानकारी देंगे। तो हमारा इंटरनेट टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल पर बेस्ड होता है। टीसीपी का मतलब होता है यहाँ पर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या कहेंगे भाई, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो यहां लिख लीजिए ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब क्या है भाई, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट क्लियर हो गई ये बात, ट्रांसमिशंस प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए, तो यहाँ पर इसके रूल और रेगुलेशन होते हैं। प्रोटोकॉल का मतलब, यानी प्रोटोकॉल के लिए आप एक छोटी सी लाइन तो लिख ही लेंगे कि प्रोटोकॉल का मीन्स क्या है। प्रोटोकॉल का मीन्स है रूल एंड रेगुलेशंस, जहाँ नियम और कानून बने हो वहाँ पर क्या है, प्रोटोकॉल है, वहाँ पर क्या है भाई, प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो इंटरनेट समझ में आ गया। चलिए देख लीजिए इंटरनेट के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पब्लिक नेटवर्क है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को आपस में जोड़ने तथा ग्लोबल संचार प्रदान करने हेतु किया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं आईएसपी। आईएसपी का क्या मतलब है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसी संस्थान, ऐसी कंपनियां जो क्या करती हैं, इंटरनेट सर्विस देती है, इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं, यानी नेट प्रोवाइड करती है। आपके मोबाइल में आपको ऑनलाइन कुछ भी काम करना है, तो आपके मोबाइल में डेटा होना चाहिए, आपके मोबाइल में नेट होना चाहिए। अब आपको ये डेटा, ये नेट किससे मिल रहा है भाई, कोई ना कोई कंपनी तो आपको प्रोवाइड करा रही है। जिस कंपनी की आपकी सिम है, उसी कंपनी के द्वारा आपको नेट या ये जो है डाटा प्रोवाइड करवाया जाता है ना। तो वही कंपनियां क्या कहलाती है, आईएसपी। क्या कहलाती है, आईएसपी कहलाती है। ठीक है, तो
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यह एक टेलीफोन कंपनी है जिसके द्वारा इंटरनेट संबंधित सर्विस को प्रदान किया जाता है, या मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो ऐसी कंपनी, ऐसी संस्थान जो इंटरनेट की सेवाएं प्रदान करती है वही क्या कहलाती है, आईएसपी कहलाती है। ठीक है। भारत में इंटरनेट सेवा को प्रथम बार 15 अगस्त 1995 में यानी 15 अगस्त 1955 में बीएसएनएल यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई, मतलब कौन सी कंपनी है जिससे इंटरनेट देना मतलब ग्राहकों तक पहुंचाना शुरू किया, तो वो थी बीएसएनएल। अगर बात करें भाई और ऐसी कौन कौन सी कंपनियां हैं भारत में, तो भारत में आईएसपी कंपनियों की अगर मैं बात करूं तो जैसे एक तो ये बीएसएनएल हो गई, एक आपके एमटीएनएल हो गई, और एक आपके हम बात करें तो बीएसएनएल हो गई, भारत संचार निगम लिमिटेड। देखो बीएसएनएल का मतलब है विदेश संचार निगम लिमिटेड और बीएसएनएल का मतलब है भारत संचार निगम लिमिटेड। ठीक है। जैसे आपका जियो हो गया, लाइक जैसे आपके एयरटेल हो गई, वोडाफोन हो गई, ये सारी ही क्या है, आईएसपी कंपनियां हैं। ये क्या है भाई, आईएसपी कंपनियां हैं। ठीक है। तो आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो कि एक टेलीफोन कंपनी होती है। चले आगे बात करें, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का मतलब समझ में आ गया। अब बात करते हैं www। ये www क्या है, फुल फॉर्म सभी को पता है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब देखो पहले तो इसके नाम पे जाना और इसके नाम में देखो ये जो वेब लिखा है, वेब का मतलब होता है जाल। वेब का मतलब क्या होता है, जाल। और वर्ल्ड का मतलब क्या है, पूरे विश्व पे, वाइड यानी फैला हुआ। ठीक है। तो पूरे विश्व में जाल फैला हुआ। अब भाई किसका जाल फैला हुआ, मतलब जो छोटे छोटे नेटवर्क को आप आपस में जोड़ रहे हो, तो उन छोटे छोटे नेटवर्कों के आपस में जुड़ने से एक बहुत बड़ा जाल बन जाता है, और वही जाल आपका क्या कहला रहा है भाई, वर्ल्ड वाइड वेब कहला रहा है। ठीक है। अब देखो इतनी सारी वेबसाइट्स हैं, जितनी वेबसाइट्स हैं उतने ही क्या होंगे, वेब पेजेस होंगे, जितने वेब पेजेस हैं उतनी ही सूचनाएं होगी। तो जब इतनी सारी सूचनाएं एक जगह एकत्रित है तो एक तरीके से जाल बन गया है, और वही जाल क्या कहलाता है भाई, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या कहलाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। यानी मैं यूं भी कहूँ कि जो चीज़ आपको खोजनी है ना, अब जो चीज़ आपको खोजनी है वो इंटरनेट पे आप किसके माध्यम से खोज पाते हो, www के माध्यम से। किसके माध्यम से, www के माध्यम से। भाई इंटरनेट तो स्वयं क्या है, छोटे छोटे नेटवर्कों से बना हुआ एक बड़ा नेटवर्क है। ठीक है। अब आपने कोई भी अपने हिसाब से कोई भी सूचना आपने जो है खोज ली, अब आपने जो सूचना खोजी वही सूचना आपके सामने प्रदर्शित हो, है ना, इतने सारे बड़े जाल में, तो आपकी वहाँ हेल्प कौन कर रहा है, यानी इतने बड़े जाल में से मतलब खोजी गई वांछित सूचना को ही निकालना, उसके लिए ज़रूरी क्या है, www। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का वेब सर्वर है। क्या है भाई, वेब सर्वर है। या यूँ कह दूँ कि www एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जिसमें दुनिया के सभी वेब पेजेस, वेबसाइट आपस में लिंक्ड है, जिसे इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले तो इस www के लिए एक लाइन और अपन लिख लेते हैं कि भाई ये www क्या है। www एक ऐसा नेटवर्क है, www एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है, एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है, www एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जिसमें दुनिया के सभी वेब पेज या वेबसाइट्स आपस में लिंक्ड है, से इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। एक्सेस का मतलब खोला जा सकता है, एक्सेस किया जा सकता है। क्लियर हो गई ये बात। तो भाई आपको एक मतलब जैसे इतना जो ये छोटे छोटे नेटवर्कों का जो एक जाल बना हुआ है, इस जाल में से आपकी सूचना कहाँ है, किस जगह है, वहाँ उस जगह से उस सूचना को लेके आना और यूज़र के सामने प्रेजेंट करना, या ये समझ लो कि इतने बड़े जाल में आपकी टारगेट इन्फॉर्मेशन पे आप पहुँचना चाहते हो, तो आपको पहुँचाने का काम कौन करेगा भाई, ये www क्या करेगा, www यही काम करेगा। ठीक है। और बाकी ये जो इतना बड़ा जाल है, ये पूरा जाल ही क्या है भाई, आपका इंटरनेट है। क्या है, इंटरनेट है। ठीक है। चलो तो www समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि ये एक वेब सर्वर है जिसके द्वारा इंटरनेट पर वेब संबंधित सर्विस को प्रदान किया जाता है। भाई आप वेबसाइट
सर्च करते हो, जब आपने सर्च कर ली तो वही वेबसाइट ओपन होगी, उस वेबसाइट का वेब पेज ओपन होगा, उस पे सूचनाएं लिखी होगी। ये सारा काम किसका है भाई? वर्ल्ड वाइड वेब का है। अब एक चीज़ ये कि डब्ल्यू की शुरुआत की किससे थी? डब्ल्यू की शुरुआत हुई है 1989 में। भाई हमारा इंटरनेट तो 1970 में ही आ गया था, लेकिन 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा डब्ल्यू को विकसित किया गया है। ठीक है, इतना समय लग गया। तो देखो यहाँ पर कि जो इसकी मेन मेन चीज़ें और हैं, जैसे कि क्या भाई, ये रहा, डब्ल्यू को टीम बर्नर्स-ली द्वारा, डब्ल्यू को टीम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया। और यहाँ लिख लीजिए, यहाँ सन नहीं लिखा हुआ है तो आपको याद रखना है 1989 में टीम बर्नर्स-ली द्वारा विकसित किया गया। डब्ल्यू पर सभी जानकारियों को एक वेब पेज के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है। इन्हें डिज़ाइन करने के लिए, ये क्वेश्चन आगे भी आएगा, है ना, तो हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि वेब पेज जो है, वेब पेज पे जो सूचनाएं लिखी जाती हैं, तो उन सूचनाओं की कोडिंग जो है वो किस लैंग्वेज के द्वारा की जाती है? तो HTML लैंग्वेज के द्वारा। ठीक है, तो डब्ल्यू पर सभी जानकारियों को एक वेब पेज के रूप में उपलब्ध करवाया जाता है, जिन्हें डिज़ाइन करने हेतु मुख्यतः HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वेब पेज के संग्रह को, जब एक से अधिक वेब पेजेस हो जाते हैं तो वेब पेज के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? वेबसाइट कहा जाता है। वेब पेज के बारे में हम थोड़ा अलग से भी पढ़ेंगे अभी कि वेब पेज क्या है। वेब पेज के संग्रह को वेबसाइट कहा जाता है, तथा प्रत्येक वेबसाइट का एक प्रमुख पेज होता है जिसे होम पेज कहा जाता है। भाई जैसे आप वेब पेज मतलब वेबसाइट सर्च करते हो, है ना, जैसे आपकी वेबसाइट ओपन होती है तो सबसे पहला वाला जो पेज खुलता है, जिस पे उस मतलब जिससे संबंधित है, मान लो कोई शिक्षा से संबंधित आपने वेबसाइट खोली, जैसे आपने आरपीसी की वेबसाइट ओपन की या आरएसएसएम की वेबसाइट ओपन की, तो उस आरपीसी आरएसएसएम की जो बोर्ड है, इनकी मेन जो है, मेन इनकी विशेषताएं क्या है, इनका मेन चीज़ क्या है कि भाई इनको कब विकसित किया गया, मतलब कब इनका निर्माण हुआ, इसके अंदर कौन कौन से जो है विभाग आते हैं, तो उन सब की जो मेन सूचना है ना, वो आपको पहले ही पेज पे दिख जाती है। तो वही क्या कहलाती है भाई? वो जो पहला पेज जिस पे उस जिससे की वेबसाइट थी उससे संबंधित विशेष सूचनाएं जो है, जो पहले पेज पे दिखती है, वो पेज कहलाता है होम पेज। और बाकी के सारे पेज क्या कहलाएंगे? बाकी के सारे पेज वेब पेज ही कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ तक कि होम पेज भी वेब पेज ही है, लेकिन वो मुख्य पेज है, इसलिए इसको होम पेज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? होम पेज कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेब पेज से संबंधित थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं एक बार कि भाई ये जो वेब पेज है ये भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है स्टैटिक वेब पेज और एक होता है डायनेमिक वेब पेज। ठीक है, चलो सबसे पहले वेब पेज। डब्ल्यू पर उपलब्ध सभी वेबसाइट के प्रत्येक पेज को ही हम क्या कहेंगे? वेब पेज कहेंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू पर उपस्थित सभी वेबसाइट के पेज को सभी वेबसाइट के प्रत्येक पेज को वेबसाइट के प्रत्येक पेज को वेब पेज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वेब पेज कहते हैं। इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि वेब पेज है क्या। तो वेब पेज जो है वेबसाइट के सभी पेजों के या वेब पेज के ग्रुप को हम क्या कह सकते हैं? वेबसाइट कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब वेब पेज में जो किसी भी वेबसाइट को ओपन करने पे सबसे पहला जो पेज ओपन होगा, किसी भी वेबसाइट का प्रत्येक पेज वेब पेज कहलाता है। वेब पेज कहलाता है, लेकिन सबसे पहले खुलने वाला पेज मुख्य पेज या होम पेज कहलाता है। मुख्य पेज या होम पेज कहलाता है। चलिए, अब इस होम पेज पर या सभी वेब पेज पे जो भी सूचनाएं लिखी होती है ना, तो वेब पेज दो प्रकार के हो जाएंगे उसके आधार पे, है ना, कि जैसे अगर सूचनाएं स्थिर रहे तो स्टैटिक वेब पेज हो जाएगा, अगर वेब पेज पे सूचनाएं स्थिर नहीं रहे तो फिर वो डायनेमिक वेब पेज होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ होम पेज की,
तो ये होम पेज जो है ना, ये तो क्या होगा भाई, एक तरीके से स्टैटिक पेज है, जैसे कि ना आरपीसी का निर्माण कब हुआ, अब ये सूचनाएं तो चेंज होने वाली नहीं है, ठीक है, तो वो होम पेज पे दर्शाई जाती है ना। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको बाद में बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो होम पेज पे रखी जाती है। और बाकी के पेजेस जो है, अगर कोई भी सूचना चेंज हो रही है या कोई नई सूचना ऐड की जा रही है, तो बाकी के सभी वेब पेज पे ऐड की जाती है ना। तो वहाँ पर सूचनाएं स्थिर नहीं है, ऐसी सूचनाएं हैं। तो उस आधार पे अगर मैं बात करूँ, तो वेब पेज होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से भाई? एक तो हो गया आपका स्टैटिक वेब पेज, स्टैटिक वेब पेज, और एक हो गया आपका डायनेमिक वेब पेज, डायनेमिक डायनेमिक वेब पेज, ठीक है। ये दो प्रकार के आपके वेब पेज हो गए। इसमें आप लिख सकते हो कि इस पर सूचना या इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन स्थिर रहती है, इस पर इंफॉर्मेशन स्थिर रहती है। जबकि डायनेमिक वेब पेज पर इस पर सूचनाएं या इंफॉर्मेशंस चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है, यानी गतिशील रहेगी। भाई डायनेमिक का मतलब क्या होता है? जब सूचनाएं चेंज होती रहती है, यानी गतिशील सूचनाएं, स्थिर नहीं है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर ये वेब पेज कंप्लीट हो गया। वेब पेज किसे कहते हैं समझ में आ गया। इन्हीं वेब पेजों के समूह से क्या बन जाएगी भाई? वेबसाइट बन जाएगी। इन्हीं वेब पेजों के संग्रह से किसी वेबसाइट का निर्माण होता है, या हम यूँ कहते हैं कि जब आप वेबसाइट ओपन करते हो तो बहुत सारे पेजेस खुलते हैं, उन्हीं पे इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़े और आगे देखो, अब नेक्स्ट बात करेंगे किसके बारे में? वेब ब्राउज़र के बारे में, कि अब वेब ब्राउज़र क्या है। चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, यहाँ पर इंटरनेट हो गया। अच्छा, वो एक स्लाइड चीज, चलो कोई बात नहीं। अब देखिए वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र की बात करूँ तो इंटरनेट पर वेब संबंधित सर्विस को उपयोग में लेने हेतु, या एक तरीके से ऐसे समझ लो कि सबसे पहली चीज़ तो कि सूचना जब आप खोजोगे तो किसकी हेल्प से? भाई वेब ब्राउज़र, मतलब www की हेल्प से ही खोजोगे ना। तो भाई www आपकी मदद कर रहा है, इतने बड़े जाल में से आपको आपकी जो चीज़ चाहिए वो लाके देता है, वो देता है www। तो भाई जो इंटरनेट है, इस इंटरनेट पे जितनी भी वेब है, जितनी भी वेबसाइट्स है, उन वेबसाइट से संबंधित सर्विस का उपयोग लेने हेतु हम एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं, और वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही क्या है भाई? वेब ब्राउज़र है। या वेब ब्राउज़र के लिए मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जब अगर आपको किसी वेबसाइट पे नेविगेट करना है या वेबसाइट के पेज पे पहुंचना है, तो वेबसाइट पे नेविगेट करने हेतु वेबसाइट के जो वेब पेजेस है उनकी इन्फॉर्मेशन को प्रदर्शित करने हेतु हमें कंप्यूटर में ऐसे प्रोग्राम की आवश्यकता होती है जो इस प्रकार का कार्य कर सके। तो वो प्रोग्राम ही क्या कहलाते हैं? वो प्रोग्राम कहलाते हैं वेब ब्राउज़र। यानी वेब ब्राउज़र एक प्रकार के कंप्यूटर के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इंटरनेट पर वेब संबंधित सर्विस को उपयोग में लेने हेतु एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, से वेब ब्राउज़र कहा जाता है। यानी वेब ब्राउज़र नहीं है तो आप इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते, कोई भी वेबसाइट खुलेगी नहीं अगर वेब ब्राउज़र नहीं है तो, ठीक है। यानी हम किसी वेबसाइट पे नेविगेट सिर्फ वेब ब्राउज़र के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया आपका। चलिए, अब वेब ब्राउज़र, इसका यूज़ हम क्या कर सकते हैं भाई? इसका यूज़ हम वेब पेजेस को देखने या www को नेविगेट करने, अर्थात वेब में विजिट करने हेतु हम इसका उपयोग करते हैं, इसका वेब ब्राउज़र का। तो यहाँ एक लाइन और ऐड कर सकते हैं आप कि भाई वेबसाइट पे, यानी कि किसी वेब पेज को देखने हेतु का यूज़ ये भी है। वेब पेज को देखने हेतु कोई भी वेब पेज आपके सामने जब ही खुल पाएगा जब वेब ब्राउज़र होगा। विदाउट वेब ब्राउज़र कोई भी वेब पेजेस आपके सामने नहीं ओपन होंगे, ठीक है। तो वेब पेज को देखने हेतु या www पर नेविगेट करने हेतु www पर नेविगेट करने हेतु, अर्थात वेब में विजिट करने हेतु जो है वेब ब्राउज़र की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चलिए, अब देखो www खुद एक क्या है भाई? वेब ब्राउज़र है। पहला वेब ब्राउज़र है जिसका नाम अब बदल दिया गया है। अब इसका नाम बदलकर इसको क्या कर दिया गया है? इसका नाम बदलकर अब नीएक्स कर दिया है। क्या कर दिया? नीएक्स कर दिया है, ठीक है, ये याद रखना।
तो वेब ब्राउज़र पहला, मतलब www पहला वेब ब्राउज़र है और ये टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र है। अब पहली चीज़ www के लिए भी कुछ चीज़ें याद रखनी है कि भाई ये पहला टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र है और इसको शुरू किसने किया था? भाई अभी अभी अपने पहले पढ़ा है कि टिम बर्नर्स-ली ने। तो भाई टिम बर्नर्स-ली ने जब 1989 में इसकी शुरुआत कर दी थी, लेकिन इसका सही तरीके से उपयोग जो है 1990 से शुरू हुआ। ठीक है, तो दोनों ही वर्ष आपको याद रखना है ना। ठीक है, चलो www के लिए एक लाइन आप यहाँ लिख लो कि www पहला वेब ब्राउज़र है, पहला वेब ब्राउज़र है ये, पहला वेब ब्राउज़र है। इसका विकास टिम बर्नर्स-ली ने किया था। विकास टिम बर्नर बर्नर्स-ली टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में ही इसका विकास कर दिया था, लेकिन सही तरीके से इसकी जो शुरुआत हुई, यानी इसका उपयोग जब लिया गया, इसका उपयोग, इसकी शुरुआत जो है वो 1990 से हुई। कब हुई भाई? 1990 से हुई, 1990 में इसको उपयोग में लिया गया। अब सबसे पहला टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र है। सबसे पहला टेक्स्ट आधारित वेब ब्राउज़र है, टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र है। यानी कि यहाँ पर क्या था, ये CUI आधारित हो सकता है। भाई जैसे अपन ने पढ़ा था ना ऑपरेटिंग सिस्टम में कि दो प्रकार का होता है, यूज़र इंटरफेस के आधार पे दो प्रकार का होता है, CUI और GUI, यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, जहाँ आपको कमांड लिख कर कंप्यूटर से कोई काम करवाना पड़े, और एक GUI बेस्ड जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित हो। तो ये जो हमारा पहला वेब ब्राउज़र आया था www, ये किस पे बेस्ड है भाई? ये टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब इसके अलावा और कौन कौन से वेब ब्राउज़र हो सकते हैं? क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है, या निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है या नहीं, पर भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वेब ब्राउज़र की अगर मैं बात करूं, तो वेब ब्राउज़र के एग्जांपल और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि लाइनेक्स एक वेब ब्राउज़र है। जैसे कि अगर मैं बात करूं नेटस्केप आपका एक वेब ब्राउज़र है। नेटस्केप एक वेब ब्राउज़र हो गया आपका। नेविगेटर हो गया, नेटस्केप नेविगेटर, ये आपका एक वेब ब्राउज़र हो गया। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी एक वेब ब्राउज़र हो गया। ठीक है, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी आपका क्या हो गया भाई? ये एक प्रकार का आपका वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो यूसी ब्राउज़र भी क्या है भाई? वेब ब्राउज़र है, ब्राउज़र हो गया। और बात करें जैसे कि ओपेरा एक वेब ब्राउज़र हो गया। मोजिला फायरफॉक्स ये एक आपका क्या हो गया? वेब ब्राउज़र हो गया। ठीक है, इसके अलावा सफारी वेब ब्राउज़र हो गया। सफारी एक वेब ब्राउज़र हो गया। और गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र हो गया। गूगल क्रोम एक प्रकार का वेब ब्राउज़र हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट एज भी आपका क्या है? एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ आपके वेब ब्राउज़र है। इन सब के नाम याद रखने, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र है या वेब ब्राउज़र नहीं है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, अब ये तो हो गया वेब ब्राउज़र। अब बात करते हैं सर्च इंजन की। किसकी बात करेंगे भाई अपन? अब जाएंगे हम सर्च इंजन पे। अब वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन दोनों में अंतर क्या? अच्छा चलो एग्जांपल इधर थे, कोई बात नहीं। देखो मोज़ेक भी एक वेब ब्राउज़र है। नेटस्केप नेविगेटर वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउज़र, ओपेरा, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, चलिए, अब देखो सर्च इंजन क्या होता है। वेब ब्राउज़र तो हो गया कि आप www पर गए, आप www पर पहुंचे वेब ब्राउज़र के माध्यम से। www खुद ही एक वेब ब्राउज़र है। ठीक है, यानी कि जो इतनी सारी वेबसाइट्स हैं और इतनी सारी वेबसाइट्स का जो ये जाल बना हुआ है, पहले तो आप इस जाल में घुस गए। जाल में किसके माध्यम से घुसे भाई? www के माध्यम से इस जाल पर गए आप। ठीक है, अब इस जाल में से जो सूचना आपको चाहिए ना, वो सूचना ही आपके सामने आएगी। वो किसकी वजह से आएगी? वो आएगी आपकी सर्च इंजन की वजह से। किस वजह से आएगी भाई? सर्च इंजन। तो देखो वेब ब्राउज़र और सर्च इंजन, इन दोनों में सिर्फ इतना सा ही अंतर है। वेब ब्राउज़र हमें उस जाल में लेके जाता है और सर्च इंजन उस जाल में से जो सूचना हमें चाहिए उसको निकाल के हमारे सामने देता है। बस ये अंतर है, इसको इस तरीके से समझ लो। बाकी ये वेब ब्राउज़र सर्च इंजन ज़्यादा मतलब टिपिकल है ही नहीं। ठीक है, बस इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखना, क्योंकि क्वेश्चंस इनके एग्जाम्पल पे ही बनते हैं कि कौन सा सर्च इंजन है या नहीं है, कौन सा वेब ब्राउज़र है या नहीं है। सर्च इंजन इसे एक प्रकार की वेबसाइट है, यह एक प्रकार की वेबसाइट है जिसका उपयोग वेब पर उपलब्ध जानकारियों को ढूंढने हेतु किया जाता है। तो
तो ये भी सर्च इंजन एक तरह की वेबसाइट ही हो गई है ना। अब इसका उपयोग अपन किस लिए कर रहे हैं? इसका उपयोग कर रहे हैं हम कि भाई कोई सूचना हमें जो ढूंढनी है उसको जाके ढूंढ लो, या हम कह दें कि एक ऐसे प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जो कि वेब ब्राउजर से डब्ल्यू की किसी वेबसाइट को सर्च करने का कार्य करते हैं वेब ब्राउजर में, ठीक है। इसके लिए हम ये एक लाइन और लिखेंगे कि इस एक सॉफ्टवेयर है, यह एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है के द्वारा यह एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा वेब ब्राउज़र में डब्ल्यू पर वेब ब्राउज़र में डब्ल्यू की किसी डब्ल्यू की किसी भी वेबसाइट डब्ल्यू की वेबसाइट वेबसाइट को सर्च करने हेतु किया जाता है, ठीक है। तो डब्ल्यू पे इतनी सारी वेबसाइट है, उनमें से किसी भी वेबसाइट को सर्च करने हेतु हम सर्च इंजन का यूज़ करते हैं ना। तो इसे एक प्रकार की वेबसाइट है जिसका उपयोग वेब पर उपलब्ध जानकारियों को ढूंढने हेतु किया जाता है। एक सर्च इंजन किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का रेफरेंस, संदर्भ हाइपरलिंक के माध्यम से देता है, ठीक है। अब ये हाइपरलिंक होता है क्या है? ये हाइपरलिंक जो है ना, ये टेक्स्ट और इमेज हो सकते हैं। ये टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है और इमेज के रूप में भी हो सकता है। या हम कहते हैं कि जैसे सर्च इंजन जो है, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो इंटरनेट या डब्ल्यू पर भंडारित सूचना में से वांछित सूचना खोजने हेतु भी प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा सर्च इंजन के लिए एक लाइन और आप लिख लो तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इजी होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई हाइपरलिंक क्या है ना। सर्च इंजन ऐसे प्रोग्राम ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम है ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम है की सहायता से इंटरनेट पर जिनकी सहायता से इंटरनेट या डब्ल्यू पर भंडारित सूचना में से भंडारित सूचनाओं में से भंडारित सूचनाओं में से वांछित सूचना को खोजा जाता, ठीक है। सर्च इंजन समझ में आ गया। अब सर्च इंजन की अगर मैं बात करूं तो सर्च इंजन तो मतलब समझ में आ गया कि जाल में से मेन वाली वेबसाइट को ओपन करना है आपको, ठीक है। तो वही वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी, उस किसके माध्यम से? भाई सर्च इंजन के माध्यम से। अब ये सर्च इंजन भी जब काम नहीं करेगा जब आपके फ़ोन में या एंड्रॉयड में गूगल क्रोम नहीं होगा, क्योंकि गूगल क्रोम क्या है भाई? वेब ब्राउज़र है। तो वेब ब्राउज़र नहीं होगा तो कोई भी वेबसाइट वैसे ही ओपन नहीं होगी, यानी वेब ब्राउज़र नहीं है तो सर्च इंजन काम नहीं करेंगे। वेब ब्राउज़र और वेब ब्राउज़र पर कोई भी अगर वेबसाइट ओपन हो पा रही है तो वो हो पा रही है सर्च इंजन के माध्यम से सर्च इंजन के माध्यम, यानी दोनों जो है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है ना। विदाउट वेब ब्राउज़र सर्च इंजन काम नहीं करेंगे और विदाउट सर्च इंजन वेब ब्राउज़र का भी ज़्यादा उपयोग नहीं हो पाएगा। तो दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो। आगे अगर बात करें तो अब जो ये कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कि क्या आएंगे आपके ये सर्च इंजन होंगे, तो उनको भी देखना है एक बार। एक चीज़ जो बात अपन ने करी थी कि भाई हाइपरलिंक के माध्यम से है ना, कि ये जो एक सर्च इंजन है किसी भी वेबसाइट या वेब पेज का रेफरेंस जो है हाइपरलिंक के माध्यम से देता है। ये हाइपरलिंक क्या होता है? ये हाइपरलिंक कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कोई भी इमेज हो सकती है। जब हम उस टेक्स्ट या इमेज पे जाके माउस से क्लिक करेंगे तो उस वेबसाइट की सूचना जो है वो ओपन हो जाएगी। तो किसी भी वेबसाइट में हाइपरलिंक टेक्स्ट या इमेज के रूप में होता है जिसमें किसी भी वेब पेज का एड्रेस होता है। क्या होता है? वेब पेज का एड्रेस होता है, ठीक है। और जैसे ही उस टेक्स्ट इमेज पर क्लिक करोगे तो वेब पेज क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि जो अभी पहले एक लाइन पढ़ी है अपन ने कि एक सर्च इंजन किसी भी वेबसाइट का या वेब पेज का रेफरेंस, संदर्भ हाइपरलिंक के माध्यम से प्रदान करता है। यहाँ पर हाइपरलिंक के लिए लिख सकते हैं हम यहाँ पे। नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे हाइपरलिंक के लिए। हाइपरलिंक हाइपरलिंक के लिए आप क्या लिखोगे? किसी भी वेबसाइट पर किसी भी वेबसाइट में हाइपरलिंक वेबसाइट में हाइपरलिंक
वेबसाइट में हाइपरलिंक टेक्स्ट या इमेज के रूप में होता है, टेक्स्ट या इमेज के रूप में होता है, टेक्स्ट या इमेज के रूप में होता है, जिसमें किसी भी किसी वेब पेज का एड्रेस होता है, जिसमें वेब पेज का एड्रेस होता है, एड्रेस का टेक्स्ट या इमेज पर क्लिक करने पर वेब पेज ओपन हो जाता है, क्लिक करने पर वेब पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो सर्च इंजन समझ में आ गया। अब देखो सर्च इंजन के क्या क्या एग्जांपल है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। बिंग जो सर्च इंजन है वो शिक्षा के क्षेत्र में है। एमएसएन एक सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, डक डक गो एक सर्च इंजन है, यांडेक्स एक सर्च इंजन है, बायडू एक सर्च इंजन है, वेब एड्रेस, चलो ठीक है, तो ये सभी आपके क्या है भाई, सर्च इंजन है। ठीक है, याद रखना है आपको। कन्फ्यूजन कहाँ होता है, वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के अंदर ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ सर्च इंजन की, तो जैसे एक खोज सर्च इंजन है जो कि भारत का ही है, खोज सर्च इंजन जो है ना वो भारत का ही है। इसके अलावा एक्साइट भी एक सर्च इंजन है ना, एक्साइट जो है वो भी क्या है, एक सर्च इंजन है। इसके अलावा मैं बात करूँ लाइकोस भी एक क्या होता है, सर्च इंजन है। इसके अलावा नेट स्केप तो हो ही गया, वो तो खैर वेब ब्राउज़र आ गया। इसके अलावा जैसे एक सर्च इंजन हॉटबॉट भी एक क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे के सारे क्या है भाई, सर्च इंजन है, इनको याद रखना है। सर्च इंजन और वेब ब्राउज़र, इनके एग्जाम्पल याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक वेब साइट का, एक वेब एड्रेस भी होता है। वेब एड्रेस क्या होता है, वेब एड्रेस होता है यूआरएल रूप में। क्या होता है, वेब एड्रेस। या यूँ पूछ ली जाए कि भाई यूआरएल क्या है, यूआरएल एक वेब एड्रेस है। यूआरएल क्या है भाई, एक वेब एड्रेस है। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक वेब एड्रेस होता है यूआरएल, एक वेब पर उपलब्ध प्रत्येक वेबसाइट या वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिसे वेब एड्रेस कहा जाता है। प्रत्येक वेबसाइट का जो एक एड्रेस होगा, एक यूनिक एड्रेस होगा, वही क्या कहलाएगा, वेब एड्रेस। और वेब एड्रेस किस रूप में होता है भाई, यूआरएल रूप में होता है। यूआरएल को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक देख लेते हैं कि यूआरएल एड्रेस होता किस प्रकार का है। जैसे ये जो है, ये हो गया आपका एक यूआरएल एड्रेस। ये क्या है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये है एक यूआरएल एड्रेस। अब इस यूआरएल एड्रेस में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर मैं बात करूं सबसे पहले नंबर पे है ना। अब पहली चीज़ तो इसका यूज़ क्या है यूआरएल एड्रेस का, भाई ये वेब एड्रेस तो है, तो हम लिख सकते हैं कि www पर वेबसाइट को पहचानने हेतु इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ लिख लो पहले तो, कि www पर वेबसाइट को पहचानने हेतु का किया जाता है। www पर वेबसाइट को पहचाने तो इसका यूज़ किया जाता है। भाई जैसे प्रत्येक घर का एक एड्रेस होता है ना, तो हमें कोई अनजान व्यक्ति आके जब एड्रेस पूछता है तो हमें ध्यान होता है कि ये घर तो फलानी जगह है ना। मतलब प्रत्येक चीज़ का एक एड्रेस होना चाहिए जिससे हम बता सकें कि भाई ये चीज़ वही है ना। वैसे ही कि कौन सी वेबसाइट है उसका एक एड्रेस होगा। तो जब आप वेबसाइट भी जैसे आप सर्च भी करते हो तो उस वेबसाइट का कोई एड्रेस होता है, तभी तो जाके आप उसको सर्च करते हो। जैसे आरपीसी की वेबसाइट अलग है, आरएसएसएमबी की वेबसाइट अलग है, या एजुकेशनल पॉइंट्स की हम देखें तो उनकी वेबसाइट्स अलग है। तो वो वेबसाइट एक तरीके से एड्रेस है, ताकि आप उसी वेबसाइट पे पहुंचोगे जो आप खोलना चाह रहे हो। ठीक है, चलिए अब देखो वेब एड्रेस कुछ इस प्रकार का होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, यूआरएल एड्रेस। क्या कहते हैं भाई, यूआरएल एड्रेस। इसमें क्या क्या भाग होते हैं, अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो ये लिखा हुआ है HTTP, क्या लिखा हुआ है HTTP। ये HTTP जो है ये है प्रोटोकॉल। यानी एक यूआरएल एड्रेस में या एक वेब एड्रेस में सबसे पहला भाग होता है प्रोटोकॉल। यानी ये क्या होता है भाई, प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, प्रोटोकॉल के बाद में अगर मैं बात करूं तो इस प्रोटोकॉल के बाद में आता है www, क्योंकि ये www क्या है भाई, ये www तो आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका वेब सर्वर। क्या हो गया, वेब सर्वर हो गया। तो बाद में जैसे पहले प्रोटोकॉल के बाद में आएगा वेब सर्वर। क्या आएगा, वेब सर्वर आएगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम बात करें तो डोमेन नेम आता है। क्या आता है भाई, डोमेन नेम आता है। भाई
ये www तो हो गया। www तो क्या है? मेन अपने इंटरनेट का एक जाल है, ये वेब सर्वर है, इसकी मदद के बिना तो आप कोई वेबसाइट खोल ही नहीं सकते, किसी वेबसाइट पे आप पहुंच ही नहीं सकते, ठीक है। तो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल के बाद में ये वेब सर्वर, अब इसके बाद में आएगा उसका नाम, जो वेबसाइट आप सर्च करना चाहते हो, मतलब किसी कंपनी, किसी संस्थान का जो मेन वेबसाइट का एड्रेस होगा वो आएगा, उसको हम कहेंगे डोमेन नेम। क्या कहेंगे भाई? डोमेन नेम, ठीक है। अब ये जो डोमेन नेम होता है इसके भी दो भाग होते हैं। डोमेन नेम जो होता है इसके भी दो भाग होते हैं। डोमेन नेम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चीज डोमेन नेम में क्या आ जाएगा? होस्ट नेम। होस्ट नेम यानी सर्वर का नाम आ जाएगा, ठीक है। होस्ट नेम आ गया, सर्वर का नाम आ गया। इसके अलावा डोमेन नेम में एक होगा आपके टॉप लेवल डोमेन नेम। क्या होगा भाई? टॉप लेवल डोमेन नेम होगा, ठीक है ना। ये डोमेन नेम में मेन तो हो गया होस्ट नेम, मेन तो एक भाग क्या हो गया? होस्ट नेम, जिसे हम कहेंगे सर्वर का नाम, ठीक है। और इसी डोमेन नेम में एक आएगा आपके सब डोमेन नेम। क्या होगा? सब डोमेन नेम, ठीक है, जो किसी संस्थान से संबंधित है कि भाई वो वेबसाइट किससे संबंधित है? शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित है, वाणिज्य के क्षेत्र में संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो कहलाएगा आपका टॉप डोमेन लेवल। क्या कहलाएगा? टॉप डोमेन लेवल कहलाएगा, ठीक है। के अलावा किस कंट्री से संबंधित है? जैसे अगर मैं ये वाला यूआरएल एड्रेस देखूं, इसमें देखो HTTP तो क्या हो गया? प्रोटोकॉल हो गया। www यहाँ पे क्या हो गया? वेब सर्वर हो गया। ये NVSP लिखा हुआ है, यही हमारा क्या है? होस्ट नेम है, मतलब सर्वर का नाम है। उसके बाद में देखो डॉट गवर्नमेंट लिखा हुआ है, तो ये गवर्नमेंट जो है ना टॉप लेवल डोमेन नेम हो गया। टॉप लेवल डोमेन नेम यानी कि इस गवर्नमेंट से हमें पता चल रहा है कि ये जो वेबसाइट है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित वेबसाइट है। अगर यहाँ पे .com यानी .commercial लिखा होता तो ये वेबसाइट किसकी है भाई? कि वाणिज्यिक क्षेत्र की है। तो हमें टॉप लेवल डोमेन नेम ये बताता है कि वेबसाइट किस क्षेत्र की है, ठीक है, उसका पता चलता है। उसके बाद में देखो यहाँ लिखा है .in। अब ये .in जो है कंट्री से संबंधित है। भाई किससे संबंधित है? कंट्री से संबंधित है। यहाँ .in लिखा है तो इसका मतलब इंडिया से संबंधित है वेबसाइट होगी। क्या होगी भाई? इंडिया से संबंधित वेबसाइट होगी। अगर यहाँ पर .in की जगह कुछ और लिखा होता तो किसी और कंट्री से संबंधित होती, ठीक है। तो एक तरीके से हम जो है पूरी तरीके से क्या है, इस यूआरएल एड्रेस से पूरा पता कर सकते हैं कि वेबसाइट किस कंपनी या किस संगठन की है, मतलब इस वेबसाइट को लॉन्च करने वाला सर्वर कौन है, इसका होस्ट कौन है, और उसके बाद में ये जो वेबसाइट है वो है किस क्षेत्र की? शिक्षा के क्षेत्र में है, चिकित्सा के क्षेत्र में है, वाणिज्यिक क्षेत्र में है, ये सारी चीज़ें पता करेंगे। और साथ ही साथ में उसके बाद में हमें पता चलता है कि वो किस कहाँ से संबंधित है। अगर इन लिखा हुआ है तो भारत से संबंधित है, MIL मिल लिखा है तो सैन्य संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है तो किसी संगठन से संबंधित है, इन्फो यानी सूचना संगठन से संबंधित है। तो इस तरीके के ये नेम होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल और डोमेन नेम, डोमेन नेम में भी एक होता है सब डोमेन नेम और एक होता है टॉप लेवल डोमेन नेम, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? चलो अब देख लेते हैं एक बार यहाँ पे वापस से। चलो इसके लिए आपको एक मैं ब्लैंक स्लाइड में भी बता देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जैसे कि मैंने एक यहाँ एक अलग ही यूआरएल एड्रेस लिया है। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी भाई? प्रोटोकॉल। तो किसी भी यूआरएल एड्रेस का पहला भाग क्या होगा? पहला भाग होगा प्रोटोकॉल। क्या होगा भाई? प्रोटोकॉल। हम प्रोटोकॉल के बारे में भी पढ़ेंगे, कितने प्रकार के प्रोटोकॉल होते हैं और उन प्रोटोकॉल का कार्य क्या होता है। तो पहला देखो, किसी भी यूआरएल एड्रेस में, किसी भी वेब एड्रेस में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रोटोकॉल लिखते हैं, प्रोटोकॉल लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आएगा क्या? अब इस प्रोटोकॉल के बाद में जो भी हिस्सा आएगा वो क्या कहलाएगा? डोमेन नेम। क्या कहलाएगा भाई? डोमेन नेम कहलाएगा। अब इस डोमेन नेम के भी दो भाग हो जाएंगे, है ना। इस डोमेन नेम के भी दो भाग हो जाएंगे, जिसमें से एक भाग होगा सब डोमेन। क्या होगा भाई? सब डोमेन नेम। सब डोमेन नेम कह दो इसको, या इसको हम क्या कह सकते हैं? वेब सर्वर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? वेब सर्वर कह सकते हैं। तो सब डोमेन नेम या वेब सर्वर बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर सब डोमेन नेम क्या आएगा? www, ठीक है, ये www आ गया। चलिए अब उसके बाद में देखो, जैसे मैं यहाँ लिखती हूँ गूगल। क्या लिखा मैंने? गूगल। तो ये जो गूगल मैंने लिखा है ये मेन क्या हो गया? ये डोमेन नेम का ही हिस्सा है, लेकिन डोमेन नेम में इस गूगल को हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे होस्ट नेम। होस्ट कह दो, या इसे हम कहते हैं सर्वर का होस्ट, मतलब होस्ट ही कहेंगे। क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे, ठीक है। चलिए तो होस्ट नेम हो गया ये। सब डोमेन नेम के बाद में क्या आ गया भाई? होस्ट नेम आ गया। होस्ट नेम आ गया, इसको आप लिख सकते हो सर्वर का नाम। सर्वर की भाई कौन सी
ये मतलब सर्विस कौन प्रदान कर रहा है, तो उस सर्वर का नाम आ गया। तो कौन प्रदान कर रहा है भाई, गूगल कंपनी ये सर्विस दे रही है हमें, गूगल कंपनी के द्वारा ये सर्विस दी जा रही है, इसलिए यहाँ पे होस्ट नेम आ गया, सर्वर का नाम आ गया। ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉइंट इस डोमेन नेम में क्या आएगा, जिसे हम कहेंगे टॉप लेवल डोमेन नेम। क्या कहेंगे, टॉप लेवल डोमेन नेम। टॉप लेवल डोमेन नेम से हमें पता चलता है कि वेबसाइट किस क्षेत्र की है। अब वो क्या क्या हो सकती है, जैसे गवर्नमेंट की हो सकती है, जैसे कि कमर्शियल यानी वाणिज्यिक क्षेत्र की हो सकती है, और ईडीयू लिखा हो तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एजुकेशनल क्षेत्र की होगी, गवर्नमेंट यानी सरकारी क्षेत्र, कमर्शियल यानी वाणिज्यिक क्षेत्र, और अगर जैसे ईडीयू लिखा है तो एजुकेशनल क्षेत्र, डॉट इन लिखा है तो मतलब भारत की वेबसाइट है, डॉट इन जो है वो कंट्री के बारे में बताएगी, भारत की वेबसाइट है। अगर डॉट मिल लिखा है, MIL मिल यानी सैन्य से संबंधित हो गई है, डॉट ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, ORG तो मतलब किसी संगठन की होगी, या डॉट नेट लिखा है तो नेटवर्क से संबंधित होगी, और डॉट इन्फो लिखा है तो मतलब इंफॉर्मेशन से संबंधित होगी, सूचना संगठन से संबंधित होगी। तो ये सारे डॉट गवर्नमेंट, डॉट कमर्शियल, डॉट एजुकेशन, डॉट नेट, डॉट इन्फो, डॉट इन, डॉट मिल, डॉट ऑर्गेनाइजेशन, ये होते हैं टॉप लेवल डोमेन नेम। क्या होते हैं भाई, टॉप लेवल डोमेन नेम। ये वेब सर्वर के प्रकार हो गए, क्या कह सकते हो आप इसको, वेब सर्वर के प्रकार हो गए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो पहला प्रोटोकॉल, और उसके बाद में दूसरा आएगा डोमेन नेम। दूसरा क्या आएगा भाई, दूसरा स्टेप आपका क्या होगा, डोमेन नेम। डोमेन नेम में भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा सब डोमेन नेम। सबसे पहले क्या लिखोगे आप, सब डोमेन नेम, या इसी को हम क्या कहेंगे, वेब सर्वर। क्या कहेंगे भाई, वेब सर्वर। ठीक है, फिर इसके अंदर दूसरा स्टेप क्या आएगा, दूसरा स्टेप आएगा आपका डोमेन नेम का। किसका आएगा भाई, डोमेन नेम का। इस डोमेन नेम में एक तो आप क्या हो गया, होस्ट नेम। ठीक है, तो डोमेन नेम है, ये डोमेन नेम पे एक तो आ गया आपका होस्ट नेम। होस्ट नेम, या इसको कह दो सर्वर का नाम, सर्वर का नाम। ठीक है, सर्वर का नाम, तो जो सर्विस प्रदान कर रही है उसका नाम आ सकता है। जैसे गूगल हो गया, ठीक है, जैसे कंप्यूटर हो गया, है ना, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, चलो इसके अलावा टॉप लेवल डोमेन नेम क्या होगा भाई, टॉप लेवल डोमेन नेम। तो ये जो है सर्वर के प्रकार होंगे, क्या होंगे, सर्वर के प्रकार। सर्वर के प्रकार में हम क्या क्या लिखेंगे, एक तो लिखोगे आप टॉप लेवल, टॉप लेवल डोमेन नेम, उसके अंदर डॉट गवर्नमेंट सरकारी क्षेत्र से संबंधित, डॉट COM वाणिज्यिक क्षेत्र से संबंधित, डॉट EDU शैक्षणिक क्षेत्र से संबंधित, शैक्षणिक क्षेत्र, डॉट MIL सैन्य से संबंधित, और इसमें 3-4 और एक डॉट नेट, डॉट नेट, डॉट ओ, और एक और रह गया है यहाँ पर। चलो ठीक है, इधर कंट्री से संबंधित हो गया, तो कंट्री लेवल लगाना हो तो कंट्री लेवल कैसे लगाओगे, कंट्री लेवल कैसे लगेगा, जैसे डॉट इन यानी इंडिया की है, इंडिया से संबंधित है, और डॉट UK लिखा हो तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ऐसे हम जो है एक URL एड्रेस की पहचान कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात। चलिए अब आगे बढ़े। ये तो हो गया आपका कि भाई URL एड्रेस क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एक वेबसाइट का पता होता है और उसके अंदर क्या क्या भाग हो सकते हैं। अब बात करते हैं हम प्रोटोकॉल पे। किस पे जाएंगे भाई हम, प्रोटोकॉल पे। कई जो ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल कितने प्रकार के होते हैं भाई, प्रोटोकॉल मेनली है क्या, रूल या रेगुलेशन। ठीक है, अब देखो प्रोटोकॉल क्या क्या हो सकता है, जैसे HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल को सेंड करने हेतु। ठीक है, एक बार इनको देख लेते हैं, प्रोटोकॉल्स की सारी जानकारी अपन अच्छे ढंग से लेते हैं। जो मेन मेन प्रोटोकॉल है उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो देखो अब बात करते हैं प्रोटोकॉल के बारे में। प्रोटोकॉल किसे कहेंगे, प्रोटोकॉल, है ना। प्रोटोकॉल के लिए एक ही चीज आपको अच्छे से याद रखनी है कि प्रोटोकॉल वर्ल्ड वाइड वेब पर ऐसे नियमों का समूह होता है, या नियमों के ऐसे समूह को हम प्रोटोकॉल कहते हैं, जो इंटरनेट या अन्य नेटवर्क पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान करने हेतु बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर लिख लो कि www पर नियमों का, www पर नियमों का ऐसा समूह, ऐसा समूह जो जो इंटरनेट या नेटवर्क के माध्यम से, इंटरनेट या नेटवर्क इंटरनेट या नेटवर्क पर एक कंप्यूटर
एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को आदान प्रदान डाटा को आदान प्रदान डाटा को आदान प्रदान करने हेतु बने हैं। ठीक है, डाटा को आदान प्रदान करने हेतु बने हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई प्रोटोकॉल शॉर्ट में तो हम इसको इस तरीके से समझ चुके हैं कि रूल एंड रेगुलेशन है, ठीक है, नियम और कानून है। अब जैसे कि आप एक कंप्यूटर से डाटा को ट्रांसफर कर रहे हो दूसरे कंप्यूटर में, तो देखो अगर हम टोपोलॉजी की बात करें तो जैसे कोई भी टोपोलॉजी उठा लो, अब जो सूचना जिस कंप्यूटर की है उसी के पास पहुंचेगी, है ना, किसी और कंप्यूटर के पास नहीं जाएगी। तो यहाँ पर एक रूल और रेगुलेशन काम कर रहे हैं, एक नियम काम कर रहे हैं। अगर रूल और रेगुलेशन नहीं होते तो फिर वो सूचना तो सारे कंप्यूटर के पास पहुंच सकती थी। मतलब टारगेट प्लेस पे ही आपकी इन्फॉर्मेशन कैसे पूछ रही है, उन सबके पीछे क्या है भाई, रूल और रेगुलेशन है। ठीक है, चलिए इसके अलावा कि भाई नेटवर्क में डाटा को सिस्टमेटिक तरीके से और आसान तरीके से हम ट्रांसफर करने हेतु कुछ नियम बनाए गए हैं, वही आपका क्या कहलाता है, प्रोटोकॉल कहलाता है। जैसे पहले पुराने ज़माने में क्या होता था, आप जो लेटर पोस्ट कर देते थे तो डाकिया द्वारा उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता था, तो वो टारगेट प्लेस पे ही पहुंचता था। तो वैसे ही ऑनलाइन में ये काम होता है। तो ऑनलाइन में प्रोटोकॉल है, नियम है, रेगुलेशन है, कानून है, तो उसी के कारण जो है ये जो हमारी जो सूचनाएं है वो सही टारगेट प्लेस पे ही पहुंचती है, या जो वेबसाइट आप खोजते हो उसी का पेज, उसी की सूचनाएं आपके सामने खुलती है। ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है प्रोटोकॉल के कारण। ठीक है, प्रोटोकॉल को हम नेटवर्क प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो प्रोटोकॉल के उदाहरण की मैं बात करूं तो सबसे पहले जैसे एग्जांपल लेते हैं किसका, HTTP की। HTTP इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हमारे इंटरनेट पर जितनी भी वेबसाइट हैं उन वेबसाइट के वेब पेजों पर जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं की कोडिंग की गई है इसी लैंग्वेज में। कौन सी लैंग्वेज में, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जब भी हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे तो यानी वो किसी वेबसाइट से संबंधित होगा, यानी हम उस HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके किसी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं, वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म क्या हो गई भाई, पहले तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसका यूज़ अगर हम कहें तो एक प्रकार से वेब को एक्सेस करने के लिए, यानी वेब को चालू, वेबसाइट को चालू करने के लिए। ठीक है, तो HTML ये जैसे HTTP जो है ये क्लाइंट वे सर्वर के मध्य कनेक्शन स्थापित करके वर्ल्ड वाइड वेब पर स्थित किसी भी वेबसाइट के डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज करता है। यानी एक तरीके से वेबसाइट को एक्सेस करने का काम ही कर रहा है। सभी वेबसाइट, वेब ब्राउज़र पे जितनी भी वेबसाइट है को HTTP के द्वारा ही एक्सेस किया जाता है। तो इसका यूज़ क्या हो गया भाई, वेब एक्सेस में। ठीक है, दूसरा प्रोटोकॉल अगर मैं बात करूँ तो एक प्रोटोकॉल होता है जैसे STMP की हम बात करें तो सिंपल STMP का फुल फॉर्म होता है सिंपल उल्टा लिख दिया मैंने ना, SMTP होगा, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, यानी ये किससे संबंधित है भाई, ईमेल से संबंधित। जब आप ईमेल के माध्यम से, है ना, ईमेल के माध्यम से अगर फाइलें सेंड करते हो तो वहाँ पर भी कुछ रूल रेगुलेशन है, तो ये HTML है। तो SMTP किससे संबंधित है, ईमेल को सेंड करने हेतु, ईमेल को सेंड करने हेतु। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। चलिए अब एक और प्रोटोकॉल की बात करें हम, तो एक और प्रोटोकॉल जैसे अगर मैं बात करूँ, ये तो हमने जो मेन थे कि भाई SMTP क्या करता है, एक होता है FTP, एक होता है FTP प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी फाइलें जब आप एक्सचेंज करते हो ना तो फाइलों के लेन देन से संबंधित। तो फाइलों के लेन देन से संबंधित, फाइलों के लेन देन से संबंधित कौन सा प्रोटोकॉल हो गया भाई, फाइलों के लेन देन से संबंधित या आपका प्रोटोकॉल हो गया FTP। इसके अलावा भी एक प्रोटोकॉल होता है, इसके अलावा अगर मैं एक प्रोटोकॉल की बात करूं तो जैसे कि TCP प्रोटोकॉल, IP प्रोटोकॉल, जो कि हमारा मेन इंटरनेट का प्रोटोकॉल है ना, तो TCP प्रोटोकॉल या IP प्रोटोकॉल। चलो नेक्स्ट है हमारा TCP या IP प्रोटोकॉल। यहाँ पर हम IP प्रोटोकॉल को लेकर थोड़ा और भी ज़्यादा चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतना सा समझ लेते हैं ना। तो TCP प्रोटोकॉल ट्रांसमिशंस कंट्रोल प्रोटोकॉल, यानी हमारे इंटरनेट का है, ये इंटरनेट से संबंधित है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल
हम क्या लिखेंगे कि भाई ये टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल, इसके द्वारा क्या होता है, ये नेटवर्क पर उपलब्ध प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से इंटरनेट तथा नेटवर्क डिवाइस आपस में सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकती है ना। तो इंटरनेट तथा नेटवर्क पर, इंटरनेट तथा नेटवर्क, इंटरनेट तथा नेटवर्क पर आपस में सूचना के आदान प्रदान हेतु, आपस में सूचना के आदान प्रदान हेतु, ठीक है। इसके अलावा कौन सा प्रोटोकॉल हो सकता है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक होता है POP3 प्रोटोकॉल। क्या होता है भाई, POP3 प्रोटोकॉल। POP3 प्रोटोकॉल का क्या मतलब है, हम कह सकते हैं इसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, यानी पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, ठीक है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का मतलब है मेल सर्वर से ईमेल को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। मेल सर्वर से ईमेल को प्राप्त करने के लिए, यानी ईमेल रिसीव करने हेतु मेल सर्वर से ईमेल को रिसीव करने हेतु, देखो ईमेल को रिसीव करने हेतु ये है, और ईमेल को सेंड करने हेतु कौन सा था भाई, SMTP था, है ना। SMTP ईमेल को सेंड करने हेतु था, जबकि POP3 क्या है, मेल सर्वर से मेल को रिसीव करने हेतु है। एक और है IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, है ना। कंप्यूटर पर मेल क्लाइंट के जरिए ईमेल के सर्वर से ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है IMAP, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है IMAP, ठीक है। इसके लिए क्या लिखोगे, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मेल एक्सेस। तो यहाँ पर लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो भाई, ईमेल को मतलब जो है ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति देता है ना, ईमेल के सर्वर से मेल को डाउनलोड करने हेतु, ठीक है। कुछ जो है हमने जो मेन यहाँ पर प्रोटोकॉल थे उनके बारे में हमने देखा, प्रोटोकॉल जरूरी है, ये सब कुछ हमने देख लिया। अब आगे बात करते हैं कि टॉप लेवल डोमेन नेम, ये सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो मेन था हमारा क्या, TCP प्रोटोकॉल और IP प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसी को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, IP प्रोटोकॉल होता है, ये होता है 2 प्रकार का, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। तो क्या है ये IPv4 और क्या है ये IPv6, ये देखेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, आज की क्लास में हमने इंटरनेट के बारे में पढ़ा, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट की खोज किसने की, ठीक है। साथ ही साथ में हमने देखा कि WW क्या है, वेब ब्राउज़र क्या है, वेबसाइट्स क्या होती है, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब सर्च इंजन किसे कहते हैं, सर्च इंजन के एग्जाम्पल देखे। इसके साथ में हमने जो ये इंटरनेट का टॉपिक लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें 2 चीज़ें बच गई है, जैसे एक IP एड्रेस और एक OSI मॉडल, तो हम देखेंगे नेक्स्ट की क्लास में। बस ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए, और मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।